नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेन सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट एसएससी का प्रैक्टिस सेट जो रुक्मणी प्रकाशन चल रहा है उसमें से आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। तो जो लोगों ने अभी तक पीछे के प्रैक्टिस सेट 10 जो हो चुके हैं उनको नहीं देखें, ज़रूर देखें। उस क्वेश्चनों में बहुत कुछ बताया गया है। तो जो लोग वीडियो को नए लोग हैं देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वो लोग शेयर जरूर कर देख रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा है ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। ऑप्शन दिया गया जल। जल तो एक यौगिक होता है। सोडियम क्लोराइड ये एक यौगिक होता है। पारा एक तत्व है। आंसर आ जाएगा वायु। क्या आ जाएगा? वायु ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, ये क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो याद रखना क्या है ये? वायु। वायु एक मिश्रण है। याद रखेंगे वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है। अब बात आती तत्व क्या होते हैं। तत्व जो आवर्त सारणी में दिए होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वाला जो समूह होता है उसे हम यौगिक कह देते हैं। और मिश्रण क्या होता है? मिश्रण और यौगिक में भी ऐसा ही होता है, लेकिन यौगिक बनने के लिए निश्चित अनुपात होना चाहिए, लेकिन मिश्रण बनने के लिए कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। याद रखें मिश्रण भी तत्वों से ही मिलकर बनता है। तत्वों से या यौगिक से मिलकर बन जाएगा, लेकिन याद रखना यौगिक बनने के लिए एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, लेकिन मिश्रण बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती। कौन सी धातु है जो नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती? तो नाइट्रिक अम्ल तो याद रखना एक क्वेश्चन है जिसे कहते हैं एक्वारेजिया। एक शब्द आता है एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल और HCl का एक मिश्रण होता है। नाइट्रिक अम्ल और HCl का एक मिश्रण होता है। वो भी कैसा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। ये कितना होता है? 1:3 के रेशियो में होता है। यानी कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल 1 होगा और HCl कितने होंगे? 3। और एक्वारेजिया में याद रखना सोना को घोला जा सकता है और सोना को इसी में शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं करता। अगर एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल है तो कौन सी धातु है जो प्रभावित नहीं करेगी? तो याद रखना सोना। कौन सी है? सोना। क्योंकि सोना एक्वारेजिया में घुल जाती है, क्योंकि इसके साथ क्रिया नहीं करती। अगर क्रिया करती तो इसके साथ घुलती नहीं, तो इसके साथ घुल जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है एक्वारेजिया से। तो याद रखना कौन सा आएगा? नाइट्रिक अम्ल। पारा की बात करें, फिर यहाँ पे ऑप्शन मिल गया पारा। पारा एक याद रखना धातु है और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। क्वेश्चन आता है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है। और कौन सी अधातु है? तो याद रखना अधातु का है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया गया चांदी भी दिया गया, तांबा भी, उन पर बात कर लेते हैं। चांदी और तांबा की बात करें, अगर कहा जाए विद्युत का चालक कौन है सबसे ज़्यादा, तो विद्युत का चालक सबसे ज़्यादा चांदी है। चांदी के बाद मिलता है तांबा। चांदी के बाद क्या मिलेगा? तांबा। सबसे ज़्यादा विद्युत की चालकता किस में मिलती है? चांदी में। फिर उसके बाद तांबा में। तो याद रखना। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रिक अम्ल में घुलनशील कौन होता है? सोना। अगला क्वेश्चन लिखा है बेकेलाइट निम्नलिखित बहुलक है। बेकेलाइट किससे बनता है? बात करें बेकेलाइट क्या होता है। बेकेलाइट को अगर प्रथम बार ताप दिया जाए, प्रथम बार में अगर कोई गर्म किया जाता है तब ये मुलायम हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है प्रथम बार ताप देने से मुलायम हो जाता है, लेकिन दोबारा ताप देने से यह दृढ़ अवस्था में ही बना रहता है। वह क्या होता है? बेकेलाइट। अब बात आती है बेकेलाइट एक बहुलक है, किससे मिलकर बना होता है? तो याद रखना बेकेलाइट फिनाइल और
फॉर्मल्डिहाइड इन दोनों से मिश्रण करके बनाया जाता है और बहुलकीकरण क्रिया द्वारा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं है? अगर बात करें अकबर के 9 रत्न, तो यहाँ से 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है 9 रत्न। 9 रत्न 2 लोगों के दरबार में रहते थे, एक अकबर के दरबार में, एक याद रखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे और अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। अगर हम बात करें अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे, तो उनमें से कह रहा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो याद रखना इसमें से बैजू बाबरा अकबर के 9 रत्नों में नहीं था। ये मान सिंह के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? ये मान सिंह के दरबार में रहते थे। और मान सिंह उस समय ग्वालियर के राजा थे। मान सिंह उस समय ग्वालियर के राजा थे। याद रखना बैजू बाबरा किसके दरबार में? मान सिंह के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में नहीं। रहीमदास की बात कर रहे हैं, तो रहीमदास को कहा जाता था खाने खाना खा, खाने खाना खा। इन्हीं को कहा जाता, रहीमदास को कहा जाता था खाने खाना खा। रहीमदास का नाम क्या था? खाने खाना खा। अगर कहा जाए बीरबल के बचपन का नाम उस समय क्या था, तो याद रखना बीरबल के बचपन का नाम था महेशदास। क्या नाम आएगा? बीरबल के बचपन का नाम महेशदास। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैजू बाबरा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है गंगा नदी 2 प्रमुख स्रोतों से, यानी गंगा नदी कौन से 2 नदियों के संगम से आपस में गंगा नदी का नाम आता है? गंगा नदी देवप्रयाग से, देवप्रयाग में जब 2 नदियां मिलती हैं, कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा आपस में जब मिल जाती हैं, तो वहाँ पर इन दोनों की धाराओं से मिलकर क्या बनता है? तो याद रखेंगे गंगा नाम दिया जाता है। अगर कहे गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो गंगा नदी मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करेगी। गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करेगी? हरिद्वार से प्रवेश करेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो कमेंट में बताना है जरा। गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है? क्वेश्चन है गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है? जिसका उद्गम स्थल मैदानी भागों से है, वह गंगा की कौन सी सहायक नदी है? कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। और एक और क्वेश्चन ये है कि जो गंगा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जिसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी 2 नदियों के बीच में है? कौन सी 2 नदियों के बीच में है? चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है लाल और हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखेगा? लाल और हरे रंग का कोई झंडा है, उसे हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखेगा? तो याद रखना वह कैसा दिखता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन की बात अभी करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोई प्रकाश 2 तरह के, एक तो श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश में सभी प्रकाश यानी सभी रंग के प्रकाश होते हैं, श्वेत प्रकाश। और दूसरी बात, अगर हम जो वस्तु देख रहे हैं, अगर हम लाल रंग की वस्तु देख रहे हैं कोई, तो वह या तो श्वेत प्रकाश में वो लाल रंग की दिखेगी, या लाल रंग में देख रहे हो तभी वो उसी रंग की दिखेगी। अगर लाल रंग की वस्तु को किसी दूसरे रंग से देखा जाए, अगर हरे रंग से देखा जाए या नीले रंग से देखा जाए, लाल रंग की वस्तु हमेशा वो कैसी दिखेगी? काली। दूसरे रंग के उस रंग से ना देखा जाए, जिस रंग की वह वस्तु है, किसी दूसरे रंग से देखा जाए तो वह हमेशा कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। और अगर हमें उसी रंग की देखना है जिस रंग की वह वस्तु है, अगर लाल है या हरी है, अगर वह वस्तु हरे रंग की है, तो हमें वह श्वेत प्रकाश में हरे रंग की दिखेगी और हरे प्रकाश में हरे रंग की दिखेगी। अगर उसको लाल प्रकाश में देखेंगे तो वह दिखेगी काले रंग की। तो बस ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बात करें तो लिखा है लाल और हरे रंग के झंडे जो होते हैं हरे प्रकाश में देखने पर कैसे दिखेंगे?
तो ये कैसे दिखेंगे, हमेशा काले रंग के दिखते हैं। कैसे दिखेंगे, ये दिखेंगे हमें कैसे, काले और हरे। कैसे देखेंगे, क्योंकि हम हरे प्रकाश में देख रहे हैं। मैंने अभी बताया जिस रंग का होगा, अगर हम हरे प्रकाश में देख रहे हैं तो हरे तो दिखेंगे हमें। कैसे दिखेंगे, हरे। लेकिन लाल रंग के कारण वह कैसा दिख जाएगा, काला भी दिख जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, काला और हरा। हरे प्रकाश में अगर हम इसे कैसे देखते, लाल प्रकाश से देखते तो ये हमें कैसा दिखता, लाल और काला। कैसा दिखता, लाल और काला। हरे प्रकाश में देख रहे हैं तो काला और हरा दिखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। ठीक है। अगर हम इसको, मैंने बताया, ध्यान समझना, लाल और हरा था, और अगर श्वेत रंग से देखते तो ये मैं पूरा दिखता, श्वेत रंग से लाल भी दिखता और हरा भी दिखता। लेकिन श्वेत रंग के अलावा अगर हम कह दें ये कैसा, श्वेत रंग से अगर हम कह दें इसे लाल रंग से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, सिर्फ अगर हम इसे लाल रंग से देख रहे हैं तो ये कैसा दिखेगा, हमें लाल दिखेगा और काला दिखेगा। अगर हम इसे हरे रंग से देख रहे हैं तो ये हमें लाल दिखेगा और हरा दिखेगा। अगर हम इसे नीले रंग से देखते तो ये पूर्णतः काला ही दिखता, हमें कैसा दिखता, काला ही दिखता। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, उसके 3 प्रतिबिंब को अगर हमें देखना है तो उन दर्पणों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए। तो हम प्रतिबिंब कितने बनाने चाहिए, 3। अगर दोनों दर्पणों को 90 अंश पर रख दिया जाए, दोनों दर्पणों को 90 अंश पर समकोण पर रख दिया जाए तो सूत्र होता है 360/थीटा। अगर प्रतिबिंब बनने का सूत्र होता है 360/थीटा। थीटा का मतलब होता है दो दर्पणों के बीच का कोण। अगर हम 90 अंश पर रख रहे हैं तो मैंने 90 कर दिया, 90 कितना आ गया, 4। अगर ये काटने पर प्रतिबिंब का संख्या सम आती है, कितनी आती है, सम आती है, तो उसमें एक कम रखा जाता है तो 3 हो जाएंगे। अगर प्रतिबिंब की संख्या विषम आती तो विषम ही आंसर माना जाता है। तो याद रखें, प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ रही थी, मेरे पास 4 आ रही थी, 4 में से 1 घटा देना, 3। और 3 प्रतिबिंब कब बनेंगे, जब दोनों को 90 अंश पर रखा जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य वोट का देने का अधिकार होता है, कितने सदस्यों को, तो याद रखना 5 सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो होती है उसमें 5 लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। कौन कौन होता है, रूस होती है, एक ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है और चीन है। कितने हैं, 5 हो जाएंगे, चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। इस तरह से ये 5 देश हो जाएंगे। 5 देश ये स्थायी देश बोले जाते हैं, इन्हीं को वीटो का पावर अधिकार दिया गया है। अगर कहें कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15 में 5 स्थायी और 10 अस्थायी। इन 10 अस्थायियों में भारत अभी वर्तमान में अस्थायी सदस्य है, वो कब तक है, 2022 तक है। कब तक, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2022 तक भारत सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बना रहेगा। तो भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद में सदस्य बन चुका है, तो याद रखना इस तरह से 8 बार भारत सुरक्षा परिषद में सदस्य बन चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा चेन्नई में। तो अगर हम बात करें अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, जैसे एक आता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर मिलेगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मिल जाएगा नई दिल्ली में। इसके बाद एक हवाई अड्डा आता है छत्रपति शिवाजी, ये मिल जाएगा मुंबई में। इसके बाद एक आता है केम्पेगौड़ा ये मिल जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मिल जाएगा कोलकाता में। वीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मिल जाएगा अंडमान निकोबार में। तो याद रखना इतने हवाई अड्डे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पर पाया जाता है। भूमध्य सागर में सबसे गहरा भाग कहाँ पर मिलेगा, तो भूमध्य सागर में सबसे गहरा भाग मिलता है एड्रियाटिक सागर में। कहाँ पर मिलेगा, एड्रियाटिक सागर में मिलेगा। भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पर मिलेगा, एड्रियाटिक सागर में। भूमध्य सागर का जो हिस्सा उसके एड्रियाटिक हिस्से पर मिल जाएगा सबसे गहरा भाग। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है करंट का है,
किसने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता? कौन सा देश है जिसने 17 फुटबॉल का खिताब जीता है? तो याद रखना, इसको जीता है भारत ने। किसने जीता है इसको? इसको जीता है भारत ने जीता है, याद रखेंगे। अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 विजेता कौन? भारत। अगला क्वेश्चन करंट का है। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की? विद्यारथ स्कूल व्हील्स ऑन परियोजना, विद्यारथ स्कूल व्हील्स ऑन परियोजना की इसकी शुरुआत किसने की है? तो याद रखेंगे इसका आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा। कितना? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, असम। किसने किया है? तो याद रखेंगे इसको, इसकी स्थापना शुरुआत किसने की? असम ने की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 34। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना? ईबीजी बैंक जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो याद रखना है एचडीएफसी। कौन बना है? एचडीएफसी। अगला क्वेश्चन, किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया? सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो याद रखना इसका आंसर है डी नंबर, सुजाय लाल थाउसेन को। किसे? सुजाय लाल थाउसेन को बनाया गया है इसका महानिदेशक सीआरपीएफ का। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? 21 में कहाँ पर? तो याद रखें 21 आता है शिक्षा अधिनियम में, ए नंबर में। किसमें? शिक्षा का अधिकार, 21 का ए जोड़ा गया था। 21 का ए शिक्षा का अधिकार, ध्यान देना। 86वें संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ था, शिक्षा संबंधी संशोधन है, तो इस तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? यानी कोई भारतीय संघ है, भारतीय क्षेत्र यानी संघ में राज्यों के नाम और उसके सीमा में परिवर्तन करने का अगर अधिकार है, तो यह अधिकार सिर्फ संसद को होता है। किसको होता है? यह अधिकार सिर्फ संसद को होता है, और यह परिवर्तन हमेशा साधारण विधेयक से पास होता है। साधारण संशोधन द्वारा इसे संशोधित किया जाता है। इसके लिए साधारण संशोधन होता है। हमारे संविधान में जो 368 के अंतर्गत संशोधन बताए गए हैं, वो संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से हमारे संविधान संशोधन किए जा सकते हैं, साधारण, विशेष और आदि राज्य। इस तरह से ध्यान देना। अगला, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या शामिल किया जाता है? जो भारत का विदेशी मुद्रा कोष होता है उसमें कौन कौन सा धन शामिल रखा जाता है? विदेशी मुद्रा कोष में एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होती है, जो विदेश में भारतीय संपत्ति है वो। इसके बाद स्वर्ण या एसडीआर ये भी होता है। आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रंच यानी आईएमएफ के पास में जो हमारे देश का दिया गया पैसा वो भी इसमें जोड़ा जाता है। इस तरह से कह सकते हैं उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, भारत में जो रबड़ का उत्पादन करने वाला कौन है? भारत में रबड़ उत्पादन करने वाला कौन है? क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक अगर बात करें तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। अगर बात करें केरल और किस किस का उत्पादक है, तो याद रखना केरल किस किस में प्रथम स्थान रखता है? तो रबर में मैंने बताया, इसके बाद नारियल में, इसके बाद छोटी इलायची में। तो याद रखना छोटी इलायची का भी उत्पादन प्रथम स्थान कौन है? केरल। अगर बात करें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आता है। कर्नाटक में क्या होता है? कॉफ़ी। कर्नाटक किसमें प्रथम स्थान रखता है? कॉफ़ी में प्रथम स्थान कौन रखता है? कर्नाटक। अगर बात करें चाय में प्रथम स्थान कौन रखता है? चाय में रखता है असम। अगर कह दे कपास में प्रथम स्थान कौन रखता है? कपास में प्रथम स्थान कौन रखेगा? कपास में प्रथम स्थान रखेगा गुजरात। कौन रखेगा? कपास में प्रथम स्थान कौन रखेगा? गुजरात रखेगा। और इसके बाद अगर कहें पटसन में प्रथम स्थान कौन रखता है? पटसन में, तो याद रखना पटसन में प्रथम स्थान याद रखना पश्चिम बंगाल। कौन रखेगा? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। जो महिलाओं को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना द्वितीयक क्षेत्र जिसे कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र इसमें कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आते हैं,
तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। तो कौन सा आ जाएगा? याद रखना, द्वितीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा क्या करता है? रोजगार उपलब्ध कराता है। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार आज भी कृषि ही देता है। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार आज कौन दे रहा है? सबसे ज़्यादा रोजगार आज भी कृषि ही देता है। अगर कहें संगठित क्षेत्र में भारत को रोजगार कितना मिलता है? संगठित क्षेत्र में भारत को रोजगार याद रखना 7% मिलता है। कितना? 7%। इस तरह से ये क्वेश्चन 40 हुए। वीडियो अच्छा लगा